मेरा नाम सतीश वेंडे है। महाराष्ट्र नागपुर जिले से आया हूँ और मूल निवासी भंडारा जिला आसगांव तालुका पौदी से बिलोंग करता हूँ। बहुत दिन से वीके सच्चान साहब से के यूट्यूब के बारे में सुना था, देखा था, पढ़ा था और ये जो जीवामृत के बारे में भी बहुत बार अन्य जगह से भी सुना है। तो उसकी सच्चाई जानना और वह जीवामृत के लिए यहाँ पर हम आज आने का अवसर मिला है। हमारे एरिया में बहुत फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। पानी की मात्रा बहुत है। 12 ही महीने हर महीने में खेती होती है और पानी की मात्रा भी होती है, लेकिन फर्टिलाइज़र का उपयोग बहुत मात्रा में होता है और इसलिए ये जो सॉइल है, ज़मीन है, वो जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं उतना रिस्पॉन्स देती है, अन्यथा वो रिस्पॉन्स देती नहीं है। तो उसके बारे में ये जो नेचुरल जीवाणु जो होते हैं उसका उपयोग होगा, इस आशा के साथ हम यहाँ पर आए हैं। देखिए मित्र, जैसा कि आपने बताया कि आप तीनों किसान हैं। इनका नाम गणेश जी है, उनका नाम जो है अरविंद जी है और आप नागपुर से यहाँ आए हैं। यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन लोग दूरस्थ इलाकों से आते जाते रहते हैं। ये जो अभी आपने बात की कि फर्टिलाइज़र का प्रयोग बहुत होता है और अगर हम क्रॉप में फर्टिलाइज़र ना डालें तो फिर क्रॉप कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। मित्र, मैं देश के सभी किसानों से रेगुलर एक संवाद कर रहा हूँ, रेगुलर, कि खेती हम इस जमीन में करते हैं, खेती धरती माँ की कोख में करते हैं। तो धरती माँ की कोख कैसे उर्वर बनाई जाए। किसी जमाने में उर्वर थी। जब कहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये भजन, ये गाना जब कभी कभी होगा तो नो डाउट हमारे देश की ज़मीन जो है ना, हीरे मोती उगलती थी। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये जो तीनों किसान मेरे पास हैं, आप तो बिजनेस में आ गए ये, लेकिन ये और अरविंद जी, ये दोनों किसान हैं 4-4 एकड़ के। हम देश के प्रत्येक किसान को पूछना चाहते हैं कि आज के ठीक 50-60 साल पहले आप पूछ लेना अपने मम्मी पापा से, तो देश के हर किसान के पास 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो चांदी हुआ करती थी और 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला सोना हुआ करता था। कारण कि हमारे देश का किसान स्वयं के पास बैल थे, गायें थीं, खेत की मजबूत मेड़ें थीं, मेड़ों पर पेड़ थे और अनाज जब कभी 60 रुपया कुंटल हुआ करता था, बिजरा, चना, जौ, उस समय सोने का मूल्य 120 रुपया तोला हुआ करता था। तो जो भौतिक संसाधन नहीं थे, ना किसी को बाइक खरीदनी थी, ना किसी को कार खरीदनी थी, तो किसान ने अगर 1000 रुपए का भी अनाज बेचा 15 कुंटल, तो 6-7 तोला सोना खरीद के रख लेता था। आधुनिक कृषि तकनीकी में कि उत्पादन बढ़ाओ, बढ़ती हुई आबादी को भरपेट खाना खिलाना है, तो ये आह्वान किसान से किया गया। वैज्ञानिकों ने अपनी कुछ थीम, अपनी कुछ रिसर्च किसानों को ट्रांसफर की कि भाई ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा, और ऐसा करने से उत्पादन बढ़ गया। आज एक क्वेश्चन ये है कि उत्पादन मेरा 60 मिलियन टन से बढ़कर के 350 मिलियन टन हो गया, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान की जमीन बंजर हुई, किसान की जमीन के नीचे का पानी, भूगर्भ जल स्तर नीचे खिसक गया, किसान की मेड़ कट गई, किसान की मेड़ पर खड़े हुए पेड़ कट गए,
किसान के खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई और किसान कर्जदार हो गया। हर किसान का लघु सीमांत श्रेणी के देश में जितने भी किसान होंगे सब के ऊपर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 का कर्जा है। और सरकारें इसी नाम पर कि हम कर्जा माफ कर देंगे, या किसान की भी अपेक्षा रहती है कि हम अगर उस सरकार को बदल देंगे, जो उस सरकार को ले आएंगे जो मेरा कर्जा माफ होने के लिए वचन दे। ये कर्ज माफी में पड़ गया किसान। अन्नदाता किसान, जिसको मैं अन्नदाता कहता हूं, जो जमीन का सीना चीर करके खेती करता है, दुनिया को खाद्यान्न खिलाता है। सारी दुनिया का कारोबार कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसान के पास कुछ नहीं है। तो मैं मित्र अक्सर कहता हूं कि खेती हम जमीन में करते हैं। ध्यान रखना, एक ही चूक हो रही है। देश का हर वैज्ञानिक, प्राकृतिक खेती का हर नुमाइंदा अलग अलग राग अलाप रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से जमीन की फर्टिलिटी को कैसे मजबूत किया जाए ये बात नहीं करता। कारण ना कोई वैज्ञानिक करता है, ना कोई बुद्धिजीवी करता है। कारण कि जिस दिन ये धरती माता मजबूत हो जाएगी, किसान बाजार आना बंद कर देगा और न जाने कितने एग्री पेनोर की दुकानों में ताले लग जाएंगे। इसलिए जमीन की फर्टिलिटी का जो बात है उसको साइलेंट मोड में डाल करके दुनिया भर की बातें करेंगे, ये बातें नहीं करेंगे। और किसान भी ये बात सुनना नहीं चाहता। किसान भी चाहता है कि हमारे खेत में अगर कोई बीमारी लगी है तो उसके लिए कोई फफूंदनाशक बता दो, मेरे खेत में कोई कीड़ा लगा है तो उसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड बता दो, मेरे खेत में खरपतवार है तो उसके लिए कोई वीडीसाइड बता दो, मेरी फसल बढ़ नहीं रही है तो उसके लिए बता दो जिंक डाल दूं कि सल्फर डाल दूं कि जाइम डाल दूं, क्या डाल दूं। यानी पैसा फेंकने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं खेती में दिमाग सबसे बड़ा निवेश है। अगर खेती में किसान अपने दिमाग का निवेश लगा देगा उस दिन खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड के सारे निवेश बंद हो जाएंगे। और जब खेती में निवेश बंद हो जाएंगे तो किसान को 2 पैसा बचेगा, तब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी, तभी वो संपन्न हो सकता है। गणेश जी, समझ रहे हैं आप? तो आपकी ड्यूटी है क्या, यहाँ से कल्चर ले जाने के बाद, जैसे मैं कहता हूँ ये सारे लोग जीवामृत लेने आए, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जीवामृत कोई चमत्कार नहीं है। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा विषय है। वो जरूरी बहुत है, लेकिन सब कुछ नहीं है। वो हमारी धरती माता के नष्ट हो चुके जीवाणुओं की पुनर्स्थापना हम उससे करेंगे केवल, लेकिन वो जीवाणु निरंतर कैसे जिंदा रहें। जीवाणुओं का भोजन क्या है? जीवाणु जैसे मरे थे, जिस रीजन से मरे थे, फिर ना मरें। ये सारा विषय जब तक किसान को नहीं समझ में आएगा, तो जैसे 70 सालों से यूरिया डाल रहा है, ऐसे ही अब 70 साल वो जीवामृत डालेगा। और मैं मानता हूं कि जीवामृत 2-3 साल डालने के बाद जीवामृत बंद कर देना चाहिए। प्रकृति, ये जो प्रकृति है, प्रकृति जिस दिन संपन्न हो जाएगी उस दिन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कल मैंने एक बात कही, हमारे ग्रुप में, हमारे पास 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 800, 900, 1000 किसान हैं हर ग्रुप में। और हर रोज 2-4-6 किसान ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं। 2-4-6 को मैं बाहर निकाल देता हूं और 4-6-9-10 लोग नए जुड़ जाते हैं। किसान एक प्रश्न हमसे पूछता है, वो उत्तर मैं दे नहीं पाता हूं। किसान मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप में प्रश्न पूछ लेता है कि साहब मेरे टमाटर में निमेटोड्स लगा है, क्या करूं। अब मैं उसको जब ये लंबी हकीकत कहानी बताता हूं तो उसको लगता होगा कि विनोद कुमार चरण पागल है, हमको दवा नहीं बता रहा, ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है। मैं बताता क्या हूं, मैं कहता हूं मित्र, जिस दिन ये धरती माँ मेरी जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो जाएगी,
जिस दिन धरती माता का वैभव सज जाएगा, ये माँ मेरी आध्यात्मिक माँ है। अनादिकाल से इसी ने इंसान को पाला है और इसी के मार्फत हमको पलना भी है। लेकिन इस कलयुग में पिछले 100 सालों से हम लोगों ने वैज्ञानिक युग में प्रवेश क्या किया कि धरती माँ को भूल गए। हम टेक्नोलॉजी की शरण में चले गए, माँ की शरण में नहीं गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, माँ की जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे इसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ढेर सारे जीव जंतु यहाँ रहते हैं, ढेर सारे अनगिनत 84 लाख योनियों की माया यहाँ छिपी हुई है। लेकिन लोगों को ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, माइकोराइजा, चंद जीवाणुओं के उसमें मोहजाल में फंसा दिया कि ट्राइकोडर्मा डालोगे तो ऐसा हो जाएगा, ब्यूवेरिया डालोगे तो ये हो जाएगा, माइकोराइजा डालोगे तो ये हो जाएगा। मित्र, इस गर्भ में, धरती के गर्भ में क्या क्या छुपाए रहे सब नहीं जान सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि माँ के साथ वो व्यवहार करो जो आपको करना चाहिए। और व्यवहार में करना क्या है, हमें जो ये देती है उसको लौटा देना है। आप अनाज खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, फल खा लीजिए, मल लौटा दीजिए। आप पशुओं को इसका चारा खिला दीजिए, भूसा खिला दीजिए, पशुओं का मल लौटा दीजिए। आप खरपतवार उखाड़िए, वहीं डाल दीजिए, धरती माता संपन्न रहेगी। माँ का भोजन कार्बनिक पदार्थ है, माँ आपसे और कुछ नहीं मांगती। लेकिन हमने क्या कहा कि अब ये आपको नहीं देंगे, हम आपको यूरिया देंगे, डीएपी देंगे, जिंक देंगे, पोटास देंगे। धरती माता का हकीकत में ये भोजन नहीं है। तो आपका जो प्रश्न था कि खेती में हम हर साल केमिकल बढ़ाते जा रहे हैं, और जिस साल मैं फसल में केमिकल न डालूं उसी साल फसल नहीं होती। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपकी जमीन में अब कोई सामर्थ्य नहीं बची है। उसको आप इंजेक्शन लगाते हो तो कुछ रिस्पॉन्स करती है, इंजेक्शन नहीं लगाते रिस्पॉन्स नहीं करते। मैंने अभी जो बोला कि हम माँ का वो स्वरूप वापस कर दें, और करना क्या है, मैं 2-3 चीजें बताता हूं अक्सर। और हमारे बहुत सारे ग्रुप में जो 4000 के आसपास किसान हैं, 4-5 ग्रुपों में, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। बहुत सारे किसान मेरी एक एक बात को मान रहे। पिछले साल कम से कम 150-200 किसानों ने अपने खेत की मेड़ बनाई, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाए। तो मित्र, आने वाला जो वक्त है बहुत खराब है। हमारा जो अपना आकलन है कि बस मनुष्य के जीवन के केवल 20 ईयर बचे हैं। प्रभाव तो आज भी बहुत सारे खामियाजा भुगत रहे हैं, जैसे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी यूपी के किसान, गुजरात के रिच एरिया के किसान, महाराष्ट्र के रिच एरिया के किसान आज भी कैंसर से बीमार होते चले जा रहे हैं। क्योंकि मेरी लालची प्रवृत्ति है। मैंने तय किया मुझे 3 लाख का गन्ना बेचना है, मुझे 200 कुंटल गेहूं पैदा करना है, मुझे 100 कुंटल धान पैदा करना है। हमें माँ की कोई चिंता नहीं, कितना भी निवेश डालना पड़े, मुझे तो 3 लाख रुपया चाहिए। तो रामायण की एक चौपाई है कि जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। आपको 3 लाख रुपए चाहिए थे ना, मिल गए ना। अब तुम्हारे घर में एक कैंसर का मरीज हो गया, आप क्यों आंसू बहा रहे हो? हंसिए, मुस्कुराइए कि ईश्वर ने तुमको 3 लाख रुपए दे दिए, जाइए और इलाज कराइए। मित्र, यही हम सब लोग कर रहे हैं। धरती का पानी मैंने लूट लिया, पेड़ मैंने काट लिए, मेड़ मैंने खराब कर दी, बारिश का पानी कोई बचाना नहीं चाहता और शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहता है। धरती माँ की समृद्धि कोई बढ़ाना नहीं चाहता, शुद्ध अनाज खाना चाहता है। पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है और शुद्ध प्राणवायु लेना चाहता है। मनुष्य के जीवन की 3 मूलभूत जरूरतें हैं। उसको दिन में 21,000 बार शुद्ध ऑक्सीजन मिले, उसको दिन में 10 बार पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, उसको दिन में 2 बार जब रोटी खाए तो रोटी में कोई कंटामिनेशन ना हो। आज
आज वो प्राणवायु ऑक्सीजन जो लेता है उसमें भी कंटामिनेटेड गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं। जो पानी पीता उसमें हैवी मेटल्स हैं, और जो भोजन खाता उसमें रसायनों के, बहुत बड़ी रसायनों की मात्रा है। कल मैंने बोला था कि ऑन रिकॉर्ड 2,34,000 करोड़ और आप रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का पेस्टिसाइड हमारे देश के किसान अपनी फसलों के उत्पादन में लगा देते हैं। कहां जाता है वो? हमारे आपके शरीर में जाता है, और वही केमिकल जाकर के हमको अस्वस्थ करते हैं। अब जिसके अंदर शरीर में केमिकल की वजह से बीमार है, अब केमिकल का जो इफेक्ट है वो हो सकता है कैंसर के रूप में ना, हो सकता है डायबिटीज के रूप में ना हो, बट बीमार हो। अब इसका डायग्नोज कौन डॉक्टर कर लेगा? और दुनिया में कौन माई का लाल डॉक्टर है जो आप रसायन खाएं और वो आपका इलाज कर दे? इसलिए मैंने कहा कि जिस गति से ये हम लोग दौड़ रहे हैं ना फसल उत्पादन में, वो हमको 20 साल के अंदर अंदर यहां हर व्यक्ति, अस्पतालों में तो जगह होगी ही नहीं। और मैं कहता हूं नीतियों से, ये अस्पताल खोलना, मेडिकल कॉलेज खोलना और एम्स खोलना, अरे एक बार कभी प्राकृतिक संसाधनों के, देश के प्राकृतिक संसाधन जैसे होने चाहिए उस पर भी कुछ पैसा खर्च करो ना। देश में जलाशय होने चाहिए उस पर भी कुछ पैसा खर्च करो ना। बायोडाइवर्सिटी कैसे रिच हो जाए उस पर भी कुछ पैसा खर्च करो ना। तो हम पब्लिक भी, मैन भी, हम तो मेट्रो के आने से खुश होते हैं, हम तो एक्सप्रेसवे के बनने से खुश होते हैं, हम तो माल से खुश होते हैं। मेरी धरती माँ बंजर हो जाए, मेरा जलाशय सूख जाए, भूगर्भ जल में पानी ना बचे, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए, किसको चिंता है? और ऐसी परिस्थितियों में तो देश के किसानों से अनुरोध करूंगा कि जागिए और लोगों को जगाइए। वक्त बहुत कम है, और मैं बता दूं अगर 3, 4 साल, 5 साल के अंदर अंदर नहीं जागा किसान, तो जागने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं जाग पाएगा। इससे मित्र निवेदन करता हूं, यार धरती मेरी आध्यात्मिक माँ है, इसी में शिव है, इसी में पार्वती है। आदि पिता शिव इसी को कहते हैं, और ये वनस्पतियां ही पार्वती है। जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक माता पिता को कंसीडर ना करे और फिर उसके आध्यात्मिक माता पिता उसको कंसीडर ना करें, तो फिर वही हाल होगा जो हो रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। तो मैं कहता हूं जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है। 2 ही काम करने हैं। जमीन में जो मैंने जीव जंतु मारे हैं उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए जंगल की मिट्टी से बनाया हुआ जीवामृत डालना है, और वो जीवाणु भोजन मिले इसलिए अपने उपयोग से बाहर अनुपयोगी जितना भी कार्बनिक पदार्थ है वो खेत को वापस करना है। बारिश का पानी खेत में रुके इसके लिए मेड़ बनानी है, और खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने हैं। बस इतना ही काम आपका करना है। बकाया काम तो प्रकृति खुद कर लेगी, हमको बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। ये आध्यात्मिक माँ अपना श्रृंगार करना जानती है, बस हमारा काम है कि उसका सहयोग कर देना। ये सब कुछ कर लेगी, हमें बहुत ताकत नहीं लगानी, हमें केवल खुराफात बंद कर देना है। कौन सा खुराफात? लालची प्रवृत्ति छोड़ करके थोड़ी देर के लिए, साल, 2 साल, 3 साल के लिए जरा लालच छोड़ दो, और एक ही सपना कि अब मैं माँ को सजाऊंगा। तो प्राकृतिक खेती के वो लोग जो आप सोशल मीडिया में कहते हैं इन्होंने प्राकृतिक खेती करके 4 लाख कमाए, उन्होंने 32 लाख कमाए, ये सब झूठ का ड्रामा बंद कर दीजिए मित्र। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति को लाभ दिलाना है। पहला लाभ प्रकृति को देना है, और प्रकृति जिस दिन साधन संपन्न हो जाएगी, प्रकृति जिस दिन समृद्ध हो जाएगी, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और अगर ये धरती माँ ऐसे ही बिलखती रही तो आप
जो समस्याएं हैं किसान की, वो समस्याएं आपका जिंदगी भर पीछा करेंगी और आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। नमस्कार।